अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के नाम से हम जो वीडियोस का सिलसिला शुरू किए हैं, इसमें एक नया थीम आज शुरू कर रहे हैं, वो है कुरान एंड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो पानी को कहते हैं और लॉजी साइंस को कहते हैं। हाइड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वाटर। कुरान में कई आयतें हैं जो इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, बल्कि इस सब्जेक्ट के हर ब्रांच से डील करते हैं। ये काफ़ी वसी सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट समझा जाता है इंजीनियरिंग की दुनिया में। इस सब्जेक्ट के तहत, इस थीम के तहत हम आज ले रहे हैं टॉपिक बैरियर बिटवीन रिवर्स, यानी दरियाओं के बीच मौजूद बैरियर। यानी जब दो दरिया आपस में मिलते हैं तो बीच में एक बैरियर फॉर्म होता है। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलॉजी का मुख्तसरन सा तारुफ देंगे, उसके बाद वाटर स्ट्रैटिफिकेशन का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर इस टॉपिक पे कुरान के व्यूज देखेंगे और कुरान में ही कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स यानी दो दरियाओं के संगम के सिलसिले में आयात मौजूद हैं, मिसाल मौजूद है, उस पर पहले रोशनी डालेंगे, फिर आखिर में कुछ मजीद मिसालें देते हुए अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। अब देखें हाइड्रोलॉजी। जैसा मैंने बताया, ये स्टडी ऑफ वाटर को कहते हैं। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी बुनियादी तौर पर हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर को कहते हैं। वाटर यानी पानी, चाहे अर्थ के सरफेस पे हो या अर्थ के सरफेस के बीनीथ हो, यानी कि जमीन के अंदर का पानी, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और द अकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर भी इसमें आता है कि पानी कहाँ पर अक्कर हो रहा है, पानी के बहाव का रुख क्या है, पानी का बहाव कैसा है, और मजीद पानी के सिलसिले में तफसील हम इस सब्जेक्ट में देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी देखते हैं। इसमें सिर्फ मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन बताया है। हाइड्रोलॉजी सब डिवाइडेड इनटू सरफेस हाइड्रोलॉजी, अंडरग्राउंड हाइड्रोलॉजी एंड मरीन हाइड्रोलॉजी। सरफेस हाइड्रोलॉजी यानी जो लैंड के ऊपर वाटर रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि दरियाएं हैं, झीलें हैं, चश्मे हैं, उनकी स्टडी सरफेस हाइड्रोलॉजी कहलाती है। अंडरग्राउंड हाइड्रोलॉजी यानी जमीन के अंदर जो पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर की स्टडी अंडरग्राउंड हाइड्रोलॉजी कहलाती है। और तीसरी किस्म है मरीन हाइड्रोलॉजी। आम जबान में इसको ओशनोलॉजी और ओशनोग्राफी कहते हैं, यानी समंदर के पानी की स्टडी। हाइड्रोलॉजी के कई सब ब्रांचेस हैं। इसमें एक है पोटामोलॉजी। पोटामो कहते हैं रिवर को, पोटामोलॉजी यानी स्टडी ऑफ रिवर्स। यहाँ देखें वाटर स्ट्रैटिफिकेशन का मुख्तसर रिवीजन, इसकी तफसील हमने ओशनोग्राफी में समझाई है। वाटर स्ट्रैटिफिकेशन इज व्हेन वाटर मासेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक सैलिनिटी, ऑक्सीजनेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा फॉर्म लेयर्स दैट एक्ट एज बैरियर्स टू वाटर मिक्सिंग। यानी जब दो किस्म के पानी जिनमें नमकीनियत का फर्क है, ऑक्सीजन का फर्क है, टेम्परेचर का फर्क है, ये आपस में मिलते हैं तो बीच में एक लेयर बनाते हैं जिसको बैरियर कहा जाता है। ये प्रोसेस को वाटर स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। वाटर स्ट्रैटिफिकेशन के सबब जो बैरियर फॉर्म हुई है या होती है दरियाओं के बीच, दरियाओं के संगम पे या समंदरों के संगम पे, वो बैरियर दो किस्म के पानी को या दो तरफ के पानी को आपस में मिलने से रोकता है। इस पर देखेंगे कुरान के व्यूज। संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ये याद रखें। पहले तो हम सूरह रहमान की दो आयतों को कोट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। इसी ने दो समंदरों या दो दरियाओं को मिलाया कि बाहम मिले हुए हैं और इन दोनों के दरमियान में एक हिजाब है कि दोनों बढ़ नहीं सकते। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि लफ्ज़ बहर ह्यूज वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये ओशंस भी हो सकते हैं, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ये ह्यूज लेक्स या ह्यूज स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं। अब हम कुरान से ही ये साबित करेंगे कि बहर के माने सिर्फ समंदर नहीं बल्कि दरिया भी हो सकते हैं। यहाँ देखें इस आयत को, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़्बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज व जअला बैनहुमा बरज़ख़न व हिज्रम महजूरा। और वो ऐसा है जिसने दो पानी के ज़ख़ीरों को आपस से मिलाया, जिनमें एक का पानी तो शीरीं तस्कीन बख्श है और एक का पानी शूर तल्ख है, और उनके दरमियान में अपनी कुदरत से एक हिजाब और एक माने खवी रख दिया। इट इज़ ही हु हैज़ लेट फ्री द टू बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर, one palatable and sweet and the other salt and bitter. Yet has he made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed. अल्लाह ताला यहाँ पर दो वाटर बॉडीज का जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनके टेस्ट का जिक्र आ रहा है
کہ ایک کا ٹیسٹ تو سویٹ ہے یعنی میٹھا ہے اور دوسرے کا ٹیسٹ سالٹی ہے، دوسرا پانی سلائن ہے۔ اس سے بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک تو جو کھارا ہے سلائن ہے وہ تو اوشن ہے یا سی ہے، اور دوسرا جو پانی میٹھا ہے وہ ریور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا لیک بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا پانی کا چشمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی ایک آیت اور بھی آئی ہے قرآن میں، یہاں دیکھیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہ دونوں پانی کے ذخائر برابر نہیں، بلکہ ایک تو شیریں پیاز بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان اور ایک شور تلخ ہے۔ یہاں بھی دو بحر کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بحر کو میٹھے پانی کا کہہ رہے ہیں اور دوسرے بحر کو شور اور تلخ کہہ رہے ہیں، یعنی سلائن ہو اور جو بٹر ہو۔ تو اس آیت سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بحر صرف سمندر کو نہیں کہتے بلکہ میٹھے پانی کے سورسز یا میٹھے پانی کے ماسز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایک مثال لیں گے، قرآن میں دو دریاؤں کے سنگم کا ذکر قرآن میں ایک جگہ آیا ہے۔ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، موزس پیس بی اپون ہم ان سرچ آف کانفرنس۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی تفصیل بتانے کا یہاں پر اسکوپ نہیں ہے، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں روٹ سمجھاتے ہوئے کچھ لینڈ مارک سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو منزل پہ خضر علیہ السلام کے ملنے کی امید ہے وہ ہے دو بحروں کے بیچ، مجمع البحرین کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ اس آیت کو دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہوں، یا یوں ہی زمانے دراز تک چلتا رہوں گا۔ یہاں پہ کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ سب سے اہم ترین بات ہے مجمع البحرین، دو بحروں کا مجموعہ یعنی کانفرنس، جس کو ہم اپنی زبان میں سنگم کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈٹرمنڈ رہتے اس مقام پہ جانے کے لیے تاکہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکے۔ وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا جاؤں گا دو دریاؤں کے سنگم تک۔ چونکہ عربی میں بحرین ہے، یہ دو سمندر بھی ہو سکتے ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو دریاؤں کا ذکر نہیں بلکہ ٹرانسلیشنز میں 2 seas لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ٹرانسلیشن، behold Moses said to his attendant I will not give up until I reach the junction of the 2 seas or until I spend years and years in travel۔ ٹرانسلیشن میں 2 seas کا ذکر آیا ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دو سمندروں کے کانفرنس یعنی سنگم پر پہنچے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، کیونکہ آپ کی زندگی جن مقامات پر گزری ہے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور دونوں مقامات میں یہ پاسبلٹی ہے وہ دریاؤں کا سنگم بھی ہو سکتا ہے اور سمندروں کا سنگم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کئی برس سفر کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اتنے ڈٹرمنڈ ہے کہ سفر چاہے کتنا بھی طویل کیوں نہ ہو وہ ضرور وہاں تک پہنچیں گے۔ دیکھیں دو پاسبلٹیز کو، پہلے ہم تھوڑی تفسیر دیکھتے ہوئے یہ دو پاسبلٹیز پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم، ایک معنی یہ ہوئے ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسے شواہد نہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دور میں پیش آیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل حصہ مصر میں گزرا جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک طویل حصہ سینائی نام کے اس پیننسولا پہ گزرا ہے جہاں ماؤنٹ سینائی یعنی کوہ طور موجود ہے۔ اس کے اطراف میدان میں بنی اسرائیل کو ٹھہرایا گیا تھا جہاں پر من و سلوہ اترا کرتا تھا، اور کافی تفصیل اس کی قرآن میں آئی ہے۔ تو سنگم کی موجودگی کی پاسبلٹی دونوں جگہ ہے، مصر یا وادی سینا میں، یعنی یہ دو پاسبلٹیز ہے، یا تو مصر جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں یا وادی سینا جس کو سینائی کہتے ہیں۔ اگر مصر میں پیش آیا تو یہ سنگم دریائے نیل کے دونوں شاخوں کے ملنے کی جگہ ہو سکتی ہے، یعنی ریور نائل کے دو ٹریبیوٹریز ہیں جس کا کانفرنس یعنی سنگم ہم آگے بتائیں گے۔ اگر یہ واقعہ وادی سینا میں پیش آیا تو ممکن ہے کہ یہ جگہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کے اتصال کی جگہ ہو، یعنی پہلے یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائڈ میپ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوہ طور موجود ہے اور کھلے میدان ہیں جہاں پر بنی اسرائیل ٹھہرائے گئے تھے ان کی تربیت کے لیے۔ ممکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پوائنٹ پر جانے کا حکم ہوا ہو، چونکہ یہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، ایک ہے گلف آف سوئس جو کہ ریڈ سی کا ایک حصہ ہے جس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے گلف آف عقبہ، یہ پوائنٹ پہ مل رہے ہیں جس کو قرآن میں مجمع البحرین کہہ کر مخاطب کیا گیا۔
और यहाँ देखें लेफ्ट पर इजिप्ट है, मिस्र, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का काफी तवील हिस्सा गुजारा। तो बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटी है मजमल बहरैन की। एक और पॉसिबिलिटी है रिवर नाइल के दो ट्रिब्यूटरीज के संगम की। राइट पर देखें रिवर नाइल बताया जा रहा है, उसके दो ट्रिब्यूटरीज है, एक है ब्लू नाइल और एक है व्हाइट नाइल। ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल का संगम यहाँ पर है खर्तूम नाम के मुकाम पर, जो इस वक्त सूडान में आ रहा है। ये संगम पे ये दोनों ट्रिब्यूटरीज यानी ब्रांचेस मिलते हैं और रिवर नाइल फॉर्म होती है और ऊपर तक मेडिटेरेनियन सी तक चली जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐन मुमकिन है कि इस दरिया के किनारे से होते हुए तवील सफर किया है इस संगम तक। यहाँ पर बताया जा रहा है थोड़ी तफसील कि रिवर नाइल अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है और उसको बाद लोग दुनिया की बड़ी रिवर भी मानते हैं। ये मंजर देखें, कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, यानी एक तरफ व्हाइट नाइल है यानी एक ट्रिब्यूटरी है और एक तरफ ब्लू नाइल है यानी रिवर नाइल की दूसरी ट्रिब्यूटरी है, दूसरी ब्रांच है। ये दोनों का संगम यहाँ है। ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन मिलकर भी मिल नहीं पाते क्योंकि इनके बीच बैरियर है। आप रंगों में फर्क अलानिया देख सकते हैं। इसी का एरियल व्यू है कि एक तरफ से व्हाइट नाइल आ रही है और एक तरफ से ब्लू नाइल आ रही है और वो मिलकर भी मिक्स नहीं हो पाते और साथ साथ सफर करते हैं। मैप देखने से अंदाजा होता है कि ये काफी तवील सफर मूसा अलैहिस्सलाम ने तय किया था खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। एक अहम और गौर तलब बात देखें, बाद मुफस्सिरीन को ये कंफ्यूजन है कि जिस संगम पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई वो दो दरियाओं का संगम था या दो समंदरों का संगम था। चंद मजीद आयतों पर अगर गौर करें तो ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि वो संगम दो दरियाओं का था। नीचे मैंने कुरान की वो आयतें कोट की हैं जिनकी मदद से हम ये कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं कि वो दरअसल दो दरियाओं का संगम था। उसमें से पहली बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ जब सफर कर रहे थे तो उनको बताई गई चंद निशानियों में से एक निशानी भूलने के सबब वो संगम के आगे बढ़ जाते हैं। दरियाओं के संगम के मामले में आगे बढ़ना मुमकिन है लेकिन समंदरों के संगम के मामले में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है क्योंकि आगे समंदर है। दूसरी बात, आगे बढ़ने के बाद जब उनको याद आता है कि संगम पीछे गुजर चुका है तो वो अपने नक्श कदम की बुनियाद पर वापिस संगम की तरफ लौट आते हैं। नक्श कदम उमन दरिया के किनारे पर मौजूद रह जाते हैं लेकिन समंदर के किनारे पर समंदर की बड़ी और तेज लहरों के सबब मिट जाते हैं। और तीसरी बात, जब वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम का दौर शुरू होता है तो सबसे पहले वो सफर करते हैं एक कश्ती में और रास्ते में ही खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती में छेद कर देते हैं और वजह ये बताते हैं कि जो बादशाह आगे की बस्ती में है वो एक जालिम बादशाह है और अच्छी कश्तियों को जबरन अपने कब्जे में ले लेता है। चूंकि वो कश्ती एक मिस्कीन की थी उसमें उन्होंने इसलिए नुक्स पैदा किया ताकि उसके रोजगार का जरिया कायम रहे। इससे ये बात समझ में आती है कि वो कश्ती मिस्कीन के होने के सबब एक छोटी सी कश्ती रही होगी जो सिर्फ दरिया पार कर सकती है, समंदर का सफर नहीं कर सकती। और जब खास तौर पर उसमें छेद कर दिया गया हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि उस छोटी सी कश्ती से किसी समंदर का सफर किया जाए। ये बात यकीनी बन जाती है कि जरूर वो दो दरियाओं का संगम था होगा जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की है। अल्लाहु आलम। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रीन एंड कोलोराडो रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। पहले देखेंगे ये कहाँ है। ये यूएसए में है, कोलोराडो रिवर। देखें नाम भी कोलोराडो है और उसके स्टेट का नाम भी कोलोराडो है। राइट मैप में देखें एक कोलोराडो रिवर है और एक ग्रीन रिवर है, ये दोनों का संगम यहाँ पर इस पॉइंट पर है। ये इमेज देखें, एक तरफ कोलोराडो रिवर है और एक तरफ ग्रीन रिवर है। नाम भी उसका ग्रीन रखा गया क्योंकि वो देखने में ग्रीन लगती है। आप देखें ये दोनों मिलने के बावजूद भी इनके रंग के फर्क को आप देख सकते हैं। ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं लेकिन आपस में ये मिक्स नहीं हो पाते। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, त्रिवेणी संगम, जो कि इंडिया के दो रिवर्स गंगा और यमुना का संगम है। मैप देखें, ये नॉर्थ इंडिया का मैप है। दरियाए गंगा को गैंजेस कहते हैं। यहाँ देखें गैंजेस रिवर बहुत दूर से आ रही है, इलाहाबाद से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही है। और एक रिवर है यमुना जिसको जमुना भी कहा जाता है। ये दोनों रिवर्स इलाहाबाद पे संगम बनाते हैं और मिलने के बावजूद भी वो मिल नहीं पाते बल्कि पैरेलली ट्रैवल करते हुए बे ऑफ बंगाल तक चले जाते हैं। रिवर गंगा का पानी पेल येलो कलर का है और यमुना का पानी ब्लू कलर का है और ये दोनों मिलने के बावजूद दोनों कलर्स बे ऑफ बंगाल तक अलग अलग देखे जा सकते हैं। राइट साइड इमेज देखें, लेफ्ट साइड मैंने संगम का मैप बताया है, इलाहाबाद पे उनका संगम है। राइट पर एरियल व्यू है कि एक तरफ से यमुना आ रही है और एक तरफ से गंगा है। इन दोनों का संगम यहाँ हुआ है। मिलने के बावजूद वो मिल नहीं पा रहे बल्कि पैरेलली
سفر کر رہے ہیں۔ یہ خریف کا ویو ہے، لیفٹ پہ دیکھیں گنگا ہے یلو کلر والی اور بلو کلر والی یمنا ریور ہے۔ یہ رائٹ سائڈ بھی ایک اور امیج کیا گیا ہے جس میں دونوں دریاؤں کا پانی علانیہ الگ رنگ کا دکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔